हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लेसन्स ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th के चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज आईओ डिवाइसेस एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए पहले हम लोग इसको ये देख लेते हैं कि ये हमारे यूनिट 1 में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस जो करा था दैट इज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शन। और आज देखिए जो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर भी रखा है पॉइंट दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दीज टू थिंग्स। फाइन, तो चलिए आइए इसकी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज विद द इनपुट यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो इनपुट यूनिट होता क्या है। अगर आप इसको प्रॉपरली समझेंगे, इनपुट यूनिट का मतलब है ऑल दोज डिवाइसेस जिनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं। यानी अगर इंफॉर्मेशन किसी भी डिवाइस के थ्रू अगर कंप्यूटर सिस्टम में यानी बेसिकली जब सीपीयू के अंदर जाती है तो वो सारे के सारे जो भी डिवाइसेस होंगे वो कहलाएंगे आप लोगों के इनपुट डिवाइसेस। ऐसे आपके बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, यहाँ पे जो भी थोड़े कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे दे रखा है। एज एग्जाम में आपसे इनसे रिलेटेड इनके नाम पूछ ले जाएंगे या दो तीन डिवाइसेस में आपको सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन करके या ये बताना होगा कि कैसे, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड या माउस है तो वो कैसे आपस में डिफरेंट है ना। तो या फिर दो तीन इनपुट डिवाइसेस के नाम आपसे पूछ लिए जाए, दो तीन आउटपुट डिवाइसेस के नाम आपसे पूछ लिए जाए, या फिर आपसे इनका डिफरेंस पूछ लिया जाए। इससे ज्यादा और इन टॉपिक से इन दोनों टॉपिक में से कुछ नहीं आता। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की। देखिए आजकल हर कोई यूज में ले रहा है, सच है ना। सबने कंप्यूटर सिस्टम देखा हुआ है। वो वाला टाइम तो रहा नहीं कि बहुत कम लोगों के घरों में कंप्यूटर सिस्टम होते थे। आजकल हर किसी के घर में कंप्यूटर सिस्टम है। कई कई जगह पे तो एक से भी ज्यादा मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, या मतलब पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। तो ऐसा जो हमें हमारे को जो चीज समझनी वो ये है कि वहां पे जब आप ये जो डिवाइसेस देखते हैं ना, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज कीबोर्ड। आप थोड़ा नाम से ही समझ सकते हैं ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें खूब सारी कीज लगी हुई है। ये सारी की सारी जो कीज हैं इनके अंदर सबके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं। बेसिकली हम जिन भी कीज को प्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होती है और अपना जो भी टास्क होता है वो परफॉर्म करती है। इसके अंदर सारे अल्फाबेट्स हैं, सारे नंबर्स हैं, फंक्शन कीज हैं एंड सो मेनी अदर थिंग्स। देन इसके बाद में जो सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है दैट इज योर माउस। माउस आप सबने यूज में भी ले रखा होगा और इसको हम लोग माउस कहते हैं एज सच। माउस में क्या होता है आप लोगों के बेसिकली जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, द पर्पस ऑफ कीबोर्ड इज फॉर टाइपिंग। आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं, ऐसे ही माउस के थ्रू आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइकन को सेलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ये सारे ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। किसी आइकन को सेलेक्ट करना है, किसी फोल्डर को आपको ओपन करना है, तो फॉर ऑल दोज पर्पस माउस इज यूज्ड। जनरली कीबोर्ड और माउस में जो डिफरेंस है वो ये है कि कीबोर्ड का जो मेन पर्पस है दैट इज फॉर टाइपिंग एंड माउस का जो मेन पर्पस है दैट इज ईदर फॉर सिलेक्शन पार्ट और फॉर ड्राइंग पार्ट। तो अगर आपको ड्राइंग करनी है तो नो डाउट आप माउस को यूज में ले लेंगे। देन नेक्स्ट डिवाइस इज योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे सो दिस इज योर माइक्रोफोन। माइक है, इन शॉर्ट आप इसको माइक कह सकते हैं। बेसिकली ये आपका ऑडियो इनपुट यूज में लेने का काम करता है डिवाइस। यानी अगर आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ सो आई एम ऑल्सो यूजिंग अ माइक। ठीक है, तो माइक के थ्रू हम लोग हमारी ऑडियो को एज अ इनपुट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम लोग देते हैं। देन नेक्स्ट डिवाइस इज योर स्कैनर। ये आप लोगों का स्कैनर है। देखिए अगर आप स्कैनर को ढंग से समझेंगे तो ये क्या करता है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई इमेज थी, आप उसको कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, आपके पास में वो पेपर में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्कैनर के थ्रू उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन का मतलब होता है रीड करना। यानी स्कैनर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपने अभी हार्ड कॉपी थी उसको आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है ऐसा पेज जो कि आप डिजिटली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। फाइन, तो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ स्कैनर। फिर इसके बाद में आता है आप लोगों का बार कोड रीडर। दिस इज योर बार कोड रीडर। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आप लोगों ने आजकल बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में नो डाउट इसको देख रखा होगा। हाँ मुझे पता है आप लोग ये बोलेंगे कि आजकल लॉकडाउन है तो फिर आप लोग शॉपिंग मॉल्स नहीं जा पा रहे, लेकिन पहले आप लोगों ने जरूर इसको देख रखा होगा। तो जब आपने इनको देखा होगा तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप इसको ढंग से समझेंगे दिस इज योर बार कोड। जितने भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं आजकल शॉपिंग मॉल क्या करते हैं, वहां पे पीछे एक स्टिकर लगा देते हैं और वो जो स्टिकर होता है दैट इज नथिंग बट द बार कोड। इस बार कोड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी किताब के पीछे अगर ये बार कोड लगा रखा है
तो उस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो कौन सी किताब है, उसका कौन पब्लिशर है, वो उसका अमाउंट कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर होती है। और फिर हम लोग उसके बाद में क्या करते हैं कि ये जो बारकोड रीडर होता है इसके थ्रू हम लोग रीड करते हैं। ये देखिए यहाँ से लाइट निकल रही है, और ये जो लाइट है ये जब बारकोड के ऊपर पड़ती है तो ये बेसिकली स्कैनिंग का काम कर रहा है वापस से, यानी रीडिंग का ही काम कर रहा है। ये क्या करता है, बारकोड रीडर इस बार्स को रीड करता है, ये जो भी बार का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है उसको रीड करता है, और फिर जो भी आपका डेटाबेस है कंप्यूटर के अंदर ना, उसमें ऑलरेडी फीडेड होता है कि इस बार का मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन है, तो उस हिसाब से ये रीड करके इंफॉर्मेशन को बाद में फैच करता है। देन नेक्स्ट इज योर लाइट पेन। लाइट पेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर पेन इज कॉल्ड एज योर लाइट पेन। अच्छा, आप इसको थोड़ा नाम से भी समझ सकते हैं, ये क्या कर रहा है कि ये अगर आपको मान लीजिए कोई डिजिटल सिग्नेचर करना है या डिजिटली अगर आपको कोई पेन यूज में लेना है, सो दैट योर डिजिटल पेन इज कॉल्ड एज योर लाइट पेन। इसके थ्रू भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ये सारी की सारी आप लोगों की थोड़ी सी कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, और भी हैं बहुत सारी, लेकिन ठीक है बिकॉज दैट मच वी आर नॉट हैविंग इन आवर सिलेबस, तो हम लोग इतनी ही समझेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दैट इज योर आउटपुट यूनिट। अच्छा, अब आउटपुट का मतलब क्या होता है, ऐसी डिवाइसेस जिस पे आप अपने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सके, यानी जब सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस में बाहर आएगी दैट पर्टिकुलर डिवाइस को हम लोग बोलेंगे कि दैट इट इज योर आउटपुट यूनिट। जैसे कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इट इज मॉनिटर। आपने अलग अलग तरह के मॉनिटर स्क्रीन देखे हुए होंगे, तो ये जो मॉनिटर स्क्रीन होते हैं दिस इज योर मॉनिटर फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइन। तो ये जो मॉनिटर स्क्रीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं। यानी अगर आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी देखनी है, यानी कोई इमेज ही देखनी है लेकिन कंप्यूटर के अंदर देखनी है, या कुछ भी आपने प्रोग्राम बनाया उसका आउटपुट आपको देखना है, तो वो सारा का सारा आप मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। आप कोई मूवी देखना चाहते हैं वो भी आप यहीं पे देख सकते हैं। आप कोई गेम खेलना चाहते हैं वो भी, उसके भी जो स्क्रीन है वो आपको यहीं पे दिखेगी, फाइन। देन नेक्स्ट इज योर स्पीकर्स। स्पीकर्स आप लोग ये देख सकते हैं, दीज आर योर स्पीकर्स। इस तरह के बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो आपने माइक के थ्रू जो ऑडियो इनपुट दिया था अगर आपको वापस सुनना है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीकर्स को यूज में ले सकते हैं। स्पीकर ऑडियो आउटपुट का काम करता है, यानी जो भी ऑडियो अगर सिस्टम के अंदर पहले से है अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो यू कैन यूज स्पीकर्स इन दैट पर्टिकुलर केस। देन नेक्स्ट इज योर प्रिंटर। बहुत अलग अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, दिस इज योर प्रिंटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। यानी जो भी पेज, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पेज है आपका जो कि आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रख रखा है, अब आप उसको पेपर में लेना चाहते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करेंगे, आप प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट निकालेंगे एंड देन यू कैन सी इट। अलग अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं, अलग अलग साइज के प्रिंटर्स होते हैं, अलग अलग कॉस्ट के प्रिंटर्स होते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या, उस बेसिस पे हम लोग प्रिंटर यूज में लेते हैं, फाइन। सो दिस वाज योर आउटपुट डिवाइस। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉमन सा क्वेश्चन आया था, मॉनिटर और प्रिंटर में क्या अंतर है। तो मॉनिटर क्या करता है, जो भी आउटपुट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, जबकि प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए। फिर इसके बाद में जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अनदर टॉपिक विच इज योर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। नो डाउट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग जो मेन समझेंगे शुरू से लेके आज तक की जनरेशन, और ये मेनली हमें समझना है, बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच इन आवर सिलेबस। लेकिन अब हम एक रफ आइडिया लेते जाएंगे कि क्या सीक्वेंस रहा था कंप्यूटर के इवोल्यूशन का, यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जब भी हम शुरुआत की बात करते हैं कंप्यूटर की, तो सबसे पहला जो हम लोग नाम यूज में लेते हैं यहाँ पे दैट इज योर अबेकस। ये नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो डिवाइस थी, सबसे पहली चीज 500 बीसी उस समय इसका डेवलपमेंट हुआ था। मैकेनिकल डिवाइस थी, यानी इट वाज नॉट योर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती थी, दिस वाज मैकेनिकल डिवाइस। और इसका काम क्या था, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करने का, और बेसिकली देखा जाए तो ये सिर्फ एडिशन का ही काम कर रही होती थी ये पर्टिकुलर डिवाइस, या फिर हम इसके थ्रू काउंटिंग कर रहे होते थे। फिर इसके बाद में, अच्छा देखिए अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है एज सच। आपको यहाँ पे ये समझना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस थी, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, आपको उनके ईयर पता होने चाहिए। कई जगह पे आपको उनके डिजाइनर्स के नाम दिए हुए, सो यू शुड नो दैट साइंटिस्ट नेम्स आल्सो। तो इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। और प्लस जब हम आगे 5 जनरेशन डिस्कस करेंगे तो उन 5 जनरेशन में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है। तो चलिए ये सारा हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसके बाद में अबेकस के जस्ट बाद में आता है आपका नेपियर्स बोन। नेपियर बोन्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो 1614 में था। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम भी दे रखा है, दैट इज जॉन नेपियर।
इन्होंने इसका प्रोडक्शन करा था। इसके बाद में यहाँ पे जो दे रखा है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड विद मूविंग रॉड्स, तो यहाँ पे क्या था कि बोर्ड से जिसके अंदर रॉड्स जो थी वो मूविंग होती थी और जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन होती थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज योर पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के लिए दे रखा है 1642। आप यहाँ पे डिफरेंसेस भी दे सकते हैं इन द ईयर कि मतलब कितना कितना टाइम लगा, जितना जितना टाइम लगा तो उसमें आप क्या समझ सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर डिवाइस थी, जैसे मान लीजिए अबेकस थी तो 500 बीसी से 1614 तक चली, ऐसे नेपियर बोन्स जो थी वो 1614 से 1642 तक चली। तो यू विल गेट सम लमसम आइडिया ओवर हियर, है ना। तो इसके लिए क्या दे रखा है दैट ब्लेस पास्कल के थ्रू इसको बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे अब धीरे धीरे आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्वालिटीज मिलती जाएंगी। जैसे पहले हम लोग क्या बोले थे, खाली एडिशन एंड काउंटिंग वाला पर्पस था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, प्लस आप यहाँ पे डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी अगर आप रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग पास्कल लाइन। तो आप इन जनरल ये बोल सकते हैं पास्कल लाइन को यूज में लेते हुए हम चारों के चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंजन। नो डाउट ये जो आपकी डिवाइस है इसको ही हम लोग बेस भी मानते फॉर टुडेज कंप्यूटर सिस्टम। हम इसको बेस क्यों मान रहे होते फॉर टुडेज कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि जो हमारी आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो थॉट दिया गया था इन 1834 बाय चार्ल्स बेबेज। अगर आपको ये नाम ध्यान हो, दिस पर्सन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, चार्ल्स बेबेज। फाइन, क्योंकि इन्होंने ही पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया था कि जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था फॉर कंप्यूटर सिस्टम वो हम लोग हमारे आज के कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज में लेते हैं। आपने जस्ट पहले वाला वीडियो भी देखा था मेरा, जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर सिस्टम में जैसे इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो वो सारा का सारा जो कंसेप्ट था वो बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने दिया था कि कोई भी जो डिवाइस होती है वो ऐसी होनी चाहिए, और वही की वही चीज देखा जाए तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करी गई थी। इन्होंने जो पहली डिवाइस बनाई थी दैट वाज एनालिटिकल इंजन। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, आप देखेंगे दिस इज मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी ये भी इलेक्ट्रिकल नहीं था। फाइन, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जैसा कि जस्ट अभी मैंने जो आपको बताया था ये सारे के सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई थी कि ये ऐसी डिवाइस थी जो कि इनपुट लेने का भी काम करती थी, प्रोसेसिंग का भी काम कर रही थी, आउटपुट भी जनरेट हो रहा था, प्लस स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सो यहाँ से हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जो कंप्यूटर की जो एक्चुअल में जो शुरुआती दौर थी वो यहाँ से शुरू हो रही थी। फिर इसके बाद में आता है आपका सेंसर स्टेबुलेटर। सेंसर स्टेबुलेटर के थ्रू ही बनाया गया था 1890 में। मैकेनिकल टेबुलेटिंग मशीन थी ये। इसका मेनली काम क्या था, ये सेंसस डेटा के ऊपर काम करती थी, और प्लस यहाँ पे पंच कार्ड को यूज में लिया जाता था इनपुट देने के लिए। पंच कार्ड भी आप लोगों की इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू भी हम लोग, पहले कीबोर्ड्स नहीं होते तो हम लोग पंच कार्ड यूज में लेते थे फॉर गिविंग इनपुट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है दैट इज योर ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन 1937 में हुई थी, एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी। एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी। प्रोग्रामेबल मशीन थी, यानी अब आप यहाँ पे जो आपको समझना वो ये है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पे एल्गोरिथम्स भी यूज में लिए जा रहे थे। यानी एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि जैसे प्रोग्राम क्या होता है, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इस तरह से हम पूरा का पूरा एल्गोरिथम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन में आपको ये फैसिलिटी मिल रही थी। और यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, जो इनपुट था वो हम लोग पंच कार्ड के थ्रू दे रहे थे। आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको मेनली याद भी रखना है, कंसेप्ट भी समझने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये जो 5 जनरेशन हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, और आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके टीचर आपको देते हैं तो वो सीधा का सीधा आपसे पूरे के पूरे 5 जनरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो किसी भी 2 जनरेशन में डिफरेंसेस दे दिया जाता है, और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें किसी भी एक जनरेशन से रिलेटेड कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जा सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पूछा जा सकता है। तो इन 5 जनरेशन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख करके रख लीजिएगा, ताकि, क्योंकि आपको इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है ना। ऐसा नहीं है कि आप फिर वहां पे कुछ और पॉइंट ढूंढ रहे हैं, आपको इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सबसे पहले तो आपको इसका ईयर याद होना चाहिए 1940 से 1956। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में जो मैंने लिख रखा है दैट इज यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है।
हर जनरेशन के अंदर क्या होता जा रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लोग यूज में लेते जा रहे थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके अंदर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स को यूज में ले रहे थे। देखिए वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे। यानी ये देख लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आजकल हम सीपीयू यूज में लेते हैं, तो पहले के टाइम में सीपीयू नहीं होता था, पहले के टाइम में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, है ना। बहुत बड़े होते थे, रूम के साइज जितने बड़े या उससे भी बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे, एक इंसान उसको प्रॉपरली हैंडल भी नहीं कर पाता था, तो मल्टीपल लोग वहां पे यूज में लिए जाते थे। फिर यहाँ पे दे रखा है बिग एंड क्लमजी कंप्यूटर। एक तो बहुत बड़े साइज के होते थे, प्लस आइडियली वो परफेक्ट भी नहीं होते थे, मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी होती थी उनमें, मतलब उनमें इतनी आप ये समझ सकते हैं कि उनमें इतनी क्वालिटी नहीं होती थी जितने आप आजकल के कंप्यूटर्स में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फेलियर वहां पे बहुत कॉमन था, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते थे। देखिए क्योंकि मशीन का साइज बहुत बड़ा था, आप ये समझ लीजिए एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर, आज की डेट में आप कंप्यूटर अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं, और अब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा कंप्यूटर की पूरा रूम का साइज कवर कर जाए, तो आप उससे सोच सकते हैं कि कितने बड़े कंप्यूटर होते थे जिनके थ्रू हम लोग कैलकुलेशंस करते थे पहले के टाइम में। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, यानी यहाँ पे आप प्रोग्राम्स को भी स्टोर कर सकते थे, यानी आपने प्रोग्राम बनाया, उसको एग्जीक्यूट करा, आप चाहते तो उसको आप मेमोरी में भी स्टोर कर सकते थे, यानी आपको यहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट मिल चुका था अच्छे से। देन यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज में ले रहे थे दैट वाज मशीन लैंग्वेज। देखिए हम मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आज भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दैट इज मशीन लैंग्वेज ओनली। फाइन। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिवाइसेस के नाम दे रखे, ये आपको नाम याद होने चाहिए, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बस आपको नाम पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है एनियक है, एडवेक है, एडसेक है और यूनिवैक है। तो ये सारे की सारी डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज में ले रहे थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दैट इज योर सेकंड जनरेशन। अब देखिए फिर वही वाली बात है, सबसे पहली चीज आपको ईयर याद करना है, यहाँ पे 1956 से 1963। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डिफरेंस में, तो आपको 2 पॉइंट्स लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 पॉइंट्स लिखना है ना। अब यहाँ पे अगली चीज जो थी दैट इज डिवाइस। डिवाइस या टेक्नोलॉजी अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज में लिए जा रहे थे, यानी यहाँ पे भी जो कैलकुलेशंस हो रही थी या जो भी कंट्रोल यूनिट का काम था, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का जो भी काम था, वो सारा का सारा ट्रांजिस्टर्स परफॉर्म कर रहे थे। देखिए वैक्यूम ट्यूब में क्या हो रहा था कि वो उनका साइज बड़ा होता है, एक बल्ब जितना बड़ा साइज होता है, और वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, तो इसीलिए उनका जो रिप्लेसमेंट था वो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू करा गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स जो है वो स्मॉल है साइज में, और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ा दिए गए और फिर उनको यूज में लेना शुरू कर दिया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, दे आर नाउ स्मॉलर इन साइज। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रांजिस्टर्स का जो साइज होता है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को यूज में लेना शुरू करा इन द सेकंड जनरेशन। अब क्योंकि वो छोटे थे साइज में, तो इसलिए क्या हुआ, उनसे ट्रांजिस्टर से वैसे भी कंपेरेटिवली वैक्यूम ट्यूब्स लेसर हीट जनरेट हो रही थी, इसीलिए क्योंकि कम हीट जनरेट हो रही थी, यहाँ पे लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था, क्योंकि देखिए साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो उसने हीट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी जो था इस डिवाइस ने कम कर दिया था। और अगली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पे हम 2 लैंग्वेज यूज में लेने लग गए थे। सबसे पहली तो जो थी दैट वाज योर मशीन लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया था लो लेवल लैंग्वेज थी, वो तो यूज में ले ही रहे थे, लेकिन साथ में हमने असेंबली लैंग्वेज भी शुरू कर दी। ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज ही होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0101 समथिंग लाइक दैट। फाइन। जबकि असेंबली लैंग्वेज जो है होती है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में होती है। मशीन लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते, खाली कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो हम लोग समझ सकते हैं। ये बनाई इसलिए ताकि प्रोग्रामर्स जो है वो इजीली कोडिंग कर सके, वो अपनी लैंग्वेज में कोडिंग करें, फिर बाद में वो ट्रांसलेट हो जाए इन द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। फाइन। फिर इसके बाद में जो आपको देखना है यहाँ पे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल्स IBM 1400, 7000 सीरीज, कंट्रोल डेटा 3600, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो था आप लोगों का 1964 से 1971 तक में बना। अब देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी फिर यूज चेंज हो गई, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट थोड़ा आप नाम से ही समझ सकते हैं, एक चिप होती है उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ सर्किट्स होते हैं जो कि एक साथ बना दिए जाते हैं। तो हुआ क्या कि अब जो है साइज और छोटा हो गया, ट्रांजिस्टर्स भी देखा जाए तो कंपेरेटिवली बड़े थे साइज में, अब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज में लेने शुरू हो गए। अब देखिए अगर अब आप यहाँ पे इसका बेनिफिट देखेंगे तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे अब आप जनरेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, पावर कंजम्पशन जो है वो कम होती जा रही है, हीट प्रोड्यूस जो है वो कम होती जा रही है, रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और नहीं लिख रही है, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट वाइज देखा जाए तो कॉस्ट भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना।
जो चीज के आप पहले मान लीजिए 1 लाख रुपए दे रहे थे, वही चीज आज आपको 20-30 हजार में मिल रही है। तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट वाइज जो है कंप्यूटर अब आप लोगों के चीपर होते जा रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। पहले तो स्मॉलर है, फास्टर भी हो गया है। अच्छा, अब आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये देखनी है कि अगर आप पहले ध्यान भी देंगे ना, जो पहले के कंप्यूटर होते थे वो क्या बहुत धीरे स्टार्ट होते थे, धीरे चलते थे। हम जब इंस्ट्रक्शंस देते थे तो उनको टाइम लगता था उसको एग्जीक्यूट होने में। लेकिन आजकल के जो आप कंप्यूटर्स हैं देखेंगे वो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, एंड प्लस दे आर मोर रिलायबल। मोर रिलायबल का मतलब क्या है, आप इनके ऊपर ज्यादा फेथ कर सकते हैं कि हाँ, इनके जो आंसर्स होंगे या जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा बेटर होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स। उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल के कंप्यूटर्स की हो रही है। फिर लो पावर कंजम्पशन, हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट चीज आई दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन तक में हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज तक डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज में ली जा रही है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को ज्यादा यूज में लिया जाता है। ये यूजर्स के या प्रोग्रामर्स के ज्यादा क्लोज मानी जाती है, मशीन के इतने क्लोज नहीं है। मशीन तो एक्चुअली देखिए समझ ही नहीं सकता, है ना? तो ये मशीन के क्लोज नहीं है, यूजर के क्लोज है। तो यूजर हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम हमेशा देखते हैं हमें क्या आसान पड़ रहा है ना? जो हमें आसान लगता है हम उसी पे काम करना चाहते हैं। अगर आज की डेट में आप लोगों को बोला जाए 0101 के फॉर्म में प्रोग्राम्स बनाओ, यू विल फेस प्रॉब्लम, नहीं हो पाएगा आपसे। या मैक्सिमम बच्चे फिर तो इंजीनियरिंग ही नहीं करेंगे या कंप्यूटर के ही कोर्स कोड नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है तो लोग आराम से यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं, आराम से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। फिर बाद में बहुत सारे ट्रांसलेटर्स हैं जो कि हम लोग साथ में यूज में ले लेते हैं। वो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो देखिए स्टोरेज कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ चुकी है अप टू 100 मेगाबाइट्स। और फिर इन्होंने देखिए डिवाइसेस के नाम दे रखे हैं IBM 360 सीरीज, ICL 190 सीरीज, CDC 1700 सीरीज। तो बेसिकली अब आप यहाँ पे जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि कंप्यूटर जो है वो एडवांस होते जा रहे हैं। फिर थर्ड जनरेशन के बाद में आता है फोर्थ जनरेशन, 1971 से लेकर के प्रेजेंट। यानी आप जो कंप्यूटर सिस्टम यूज में ले रहे हैं वो जो है दैट इज योर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स हम लोग यूज में लेने लग गए हैं, है ना? हम लोग जो CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, वो है कि आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर ही तो है ना? और इसमें अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड। देखिए हमने जस्ट अभी पहले क्या पढ़ा था, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल। इसको हम लोग बोलते हैं कि LIC या फिर VLIC। कि अब क्या है कि पहले हंड्रेड्स, आप एक ऐसे एग्जांपल से समझिए कि पहले हंड्रेड्स ऑफ सर्किट जो होते थे वो एक चिप पे होते थे। अब यहाँ पे थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ जो सर्किट्स होते हैं वो एक ही चिप पे हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर का, लेकिन नंबर ऑफ सर्किट जो है वो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। फिर ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स का मतलब क्या होता है, आप इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके लेकर जा सकते हैं। देन हाई स्टोरेज कैपेसिटी अप टू टेराबाइट्स। देखिए अगर आप लोगों को पता हो, आजकल जो आप कंप्यूटर सिस्टम यूज में ले रहे हैं उसमें जो आप हार्ड डिस्क यूज में लेते हैं उसमें आजकल 1 TB की आपको आराम से हार्ड डिस्क मिल जाती है ना? तो यही बताया जा रहा है कि फोर्थ जनरेशन में, यानी जो आज की जो जनरेशन है वहां पे अब टेराबाइट्स में हमारे को हार्ड डिस्क मिलने लग गई है या फिर स्टोरेज डिवाइसेस मिलने लग गई हैं। फिर यहाँ पे भी जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में ही हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल दे रखा है पेंटियम के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, पावर PC, AMD प्रोसेसर्स, एप्पल मैकिनतोश, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं फॉर द फोर्थ जनरेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि हम प्रेजेंट भी बोल रहे हैं और आने वाला टाइम भी है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्यूचर भी है। और सबसे बड़ी चीज जो हम कंसेप्ट यूज में ले रहे हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही क्या, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके। क्योंकि मशीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या थी, मशीन सोच नहीं सकती, है ना? आप में सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग, कि आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मशीन की बात करेंगे, मशीन नहीं सोच सकती। मशीन का जो IQ लेवल है दैट इज कम्प्लीटली जीरो। मशीन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज कम्प्लीटली जीरो। यही तो ड्रॉबैक्स थे कंप्यूटर सिस्टम के, है ना? और फिफ्थ जनरेशन में सिर्फ इन्हीं दो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करा जा रहा है कि इस तरह से प्रोग्रामिंग करी जाए कि मशीन भी जो है वो खुद से डिसीजन ले सके जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। मशीन का खुद का भी IQ लेवल जनरेट हो सके। इसके लिए जो हम लोग कंसेप्ट यूज में ले रहे हैं दैट इज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स।
और जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं डिवाइसेस के, दैट इज योर ऑल एआई डिवाइसेस एंड रोबोटिक डिवाइसेस। यानी बेसिकली रोबोट्स में यही तो करा जा रहा है कि वो उसको इस तरह से ट्रेन करा जा रहा है या इस तरह से उसको प्रोग्राम करा जा रहा है कि वो इंसानों की तरह रह सके, इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह रिएक्ट कर सके। और नो डाउट जो हमारा फ्यूचर है वो यही है। अब आप लोग देखेंगे कि रोबोट्स आर वेरी कॉमन दीज डेज। अगर आप लोग देखेंगे कई जगह मेडिकल में भी देखा जाए, मेडिकल स्ट्रीम में, मेडिकल लाइन में भी रोबोट्स हैं, वो कई सारी जो सर्जरी है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखा जाए तो हमें क्या समझना है कि आने वाली जो जनरेशन है वो ये है। प्लस मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करती हूँ कि पाइथन जो आप लोगों के सिलेबस में आई हुई है, उसका रीजन ये है कि पाइथन को जो हम लोग यूज में ले रहे हैं दैट इज फॉर एआई, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पहले आई थी, पॉपुलर नहीं हुई, नहीं यूज में ली गई, और फिर बहुत सालों के बाद में इसको वापस से यूज में लेना शुरू करा गया। ये वापस से मार्केट में आई, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इसका मेन जो रीजन था पॉपुलर होने का, दैट वाज आप इसको किसी भी फील्ड में अगर आप सोच सकते हैं, हर फील्ड में आप इसके इसके प्रोग्राम, आप इसके कोड कर सकते हैं, आप इसके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इन ईच एंड एवरी फील्ड। और यही रीजन था कि हम लोग पाइथन को, जो आप सीबीएसई ने जो आपके सिलेबस में डाला है, दैट इज अगेन अनदर रीजन फॉर द सेम थिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर इट विद as more as student for all the informatics practices student, so that they can also profit the advantage of these type of videos. Thank you so much for watching this video and I'll see you next time.